नमस्कार दोस्तों, आज अपन पशु परिचर के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक शानदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो भी एनसीईआरटी पर आधारित चैप्टर है और वो है पशु रोग। आपके सिलेबस में दिया है पशु रोग, तो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं पशु रोग की। सबसे पहले मुख्य रूप से 6 प्रकार के रोग होते हैं। अपन रोग के आधार पर कितने पढ़ेंगे? 6 प्रकार पढ़ेंगे। देखो, एक होता है जीवाणु रोग है। तो जीवाणु रोग कौन कौन से होते हैं? गलघूट, विष ज्वर, लंगड़ा बुखार, क्षय रोग, संक्रामक गर्भपात, थनैला रोग, बच्चों के दस्त, टिटनस और एंटोक्सिमिया फड़किया रोग। तो इस प्रकार से ये सारे रोग जो हैं जीवाणु जनित है। आपको मैं याद रखने का एक तरीका बताता हूँ जिससे ये आप याद रख सकते हो। देखो, अगर आपने 2-3 साल पहले अखबार में पढ़ा हो तो एक जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा। जीवाणु एक व्यक्ति था जिसने कई सारे मर्डर किए थे, कई सारे रेप किए थे और रेप से ज़्यादा किए थे, कुकर्म किए थे। उसने लड़कों के साथ भी मतलब रेप की घटनाएं की थी। उस जीवाणु से याद रखो कैसे, उसका नाम था जीवाणु। वो क्या करता था? गला घूंट के लोगों को मारता था, इसलिए क्या हो गया? गलघूंट। वो लोगों को विष देता था, इसलिए क्या हो गया? विष ज्वर। फिर है वो लंगड़ा के चलता था, क्योंकि देखो लंगड़ा बुखार को कहते हैं ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक क्वार्टर। जो आदमी वैसे क्वार्टर ले लेता है वो लंगड़ा के तो चलता है, 10 रुपये वाला लंगड़ा के चलेगा आदमी, है ना? तो ब्लैक क्वार्टर, ठीक है जी। क्षय रोग, वो जीवाणु था उसने ज़्यादा ब्लैक क्वार्टर पिया, इसलिए उसके क्या हो गया? टीबी। भाई क्षय रोग का मतलब क्या होता है? टीबी हो गया उसके। फिर वो क्या करता था? कई महिलाएं हैं उनका उसने गर्भपात कर दिया। भाई रेप किया तो उनका क्या हो गया? गर्भपात हो गया। थनैला रोग, वो जीवाणु हमेशा थनैला यानी थैला लेके चलता था, उससे याद रखो थनैला है। उसको जब भी बच्चे देखते थे, किसको? जीवाणु को जब भी बच्चे देखते थे, बच्चों के क्या हो जाते थे? दस्त हो जाते थे, इसलिए सफ़ेद दस्त है। ऐसे आदमी के तो टिटनस का टीका लगाया जाना चाहिए। कौन सा टीका लगाना चाहिए? टिटनस का टीका, ताकि इस जीवाणु का दिमाग क्या हो जाए? सही हो जाए। फिर है एंटोक्सिमिया फड़किया, मतलब वो फड़फड़ाहट ज़्यादा करता था। मतलब फड़किया यानी फड़फड़ाहट ज़्यादा करता था, इसलिए कौन सा रोग हो गया जी? फड़किया रोग हो गया। तो ये सारे कैसे जनित है? जीवाणु जनित है। तो कैसे याद रखना है? एक जीवाणु आदमी है, एक अपराधी है, उसके नाम से। वो जीवाणु क्या करता था? गला घूंट के मारता था, कईयों को विष देता था, लंगड़ा कर चलता था, ब्लैक वाटर लेता था। वो उसके टीबी हो रखा था, उसने कई महिलाओं का गर्भपात कर दिया। वो हमेशा थैला लेके चलता था, बच्चे जब भी उसको देखते थे तो देखते उसके दस्त हो जाते थे बच्चों के। ऐसे आदमी के टिटनस का टीका लगाया जाना चाहिए। और एंटोक्सिमिया फड़किया, वो फड़फड़ाहट ज़्यादा करता था। अगर आपको जीवाणु की याद है तो विषाणु के स्वतः ही याद रह जाएंगे, दिक्कत ही नहीं है। ये इसमें नहीं आए वो इसमें आएगा। देखो, विषाणु जनित रोग, तो विषाणु जनित में है विषाणु जनित रोग जीवाणु से भी अधिक घातक होते हैं। ये जीवाणु से भी भयंकर घातक होते हैं। जैसे खुरपक्का, मुख पक्का, जिसको अपन एफएमडी रोग बोलते हैं ना, वही है ये खुरपक्का, मुंह पक्का। एडैया या 2.5 दिन का बुखार। सोच लो जीवाणु के 2.5 दिन का क्या हो गया है? बुखार। चेचक है और पागलपन है। कई बार अपन कहते हैं ना कि तेरे पागलपन को वायरस बार 2 मिनट में ठीक कर दूँ। सो क्या कहते हैं अपन कि 2 मिनट में तेरे पागलपन का जो वायरस है ना, उसको मैं क्या कर दूंगा? ठीक कर दूंगा। तो विषाणु यानी क्या होता है? वायरस ही तो होता है। अरे विषाणु यानी क्या होता है? वायरस होता है। एक ही बात है। जीवाणु जनित रोग को हम बैक्टीरिया वाला रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया वाला रोग, बैक्टीरिया जनित रोग कहते हैं। चलो जी, तो ये सारे कैसे हो गए? विषाणु जनित रोग हो गए। उसके बाद में है परजीवी वाले रोग। देखते हैं अपन परजीवी जनित रोग कौन से हैं। तो क्या होता है? परजीवी का मतलब होता है दूसरे जीव में निवास करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। तो परजीवी कीट पशुओं के शरीर में निवास करते हैं और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। देखो, ये पशुओं के शरीर में भारी परजीवी, मतलब शरीर के बाहरी अंगों में रहने वाले
ऐसे कीट पशु की त्वचा पर रहते हैं, जैसे जूं। अरे अपन जानते हैं जो पशुओं की जूं होती है वो उनके अंदर थोड़ी रहती है, शरीर के बाहर रहती है। या कभी आपने औरतों के सिर में जूं देखा होगा तो सिर के ऊपर होती है कि शरीर के अंदर घुसी रहती है? तो अंदर नहीं होती ना, बाहर होती है। तो बाहरी परजीवी हो गया। कलेली भी एक जूं की तरह ही आता है। पिस्सू, ये पिस्सू भी शरीर के बाहर ही पाया जाता है। निम्न बीमारियां होती है इनसे, इन जूं कलेली पिस्सू से क्या होता है, खाज खुजली होती है। आपने देखा होगा औरतें अक्सर ऐसे करती रहती है, तो उनके वो औरतें ऐसे करती रहती है जिनके सिर में क्या पड़ जाती है, जुएं पड़ जाती है ना, तो खाज खुजली हो जाती है इससे। अंतः परजीवी, अंतः का मतलब शरीर के अंदर पाए जाने वाले। तो देखो एक है थेलियोसिस है, सर्रा है, लाल पेशाब है, फेसियोलाइसिस है और पेट के कीड़े। अब देखो एक तो ये जानते हैं अपन, पेट के कीड़े पेट के अंदर ही होते हैं, बाहर तो होते ही नहीं है ना, चलो ये भी याद रह जाएगा। फिर है लाल पेशाब। लाल पेशाब आता है किसी के तो शरीर के अंदर से आएगा बाहर से, तो लाल पेशाब रोग जो होता है ना परजीवी, वो भी कैसा है, अंतः परजीवी से होने वाला रोग है। सर्रा रोग है, ये भी किससे होता है, तो ये भी अंतः परजीवी। और एक है थेलियोसिस है और एक है फेसियोलाइसिस है। तो ये सारे कैसे हैं, अंतः परजीवी से होने वाले रोग हो गए। चलिएगा चौथे नंबर का देखते हैं अपन, रख रखाव। कौन सा रख रखाव, खराब रख रखाव, अनुचित देखभाल, गलत खान पान एवं पोषक तत्वों की न्यूनता से होने वाले रोग। तो देखो इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती है, कब्ज। अपन वैसे भी जानते हैं, मानव में तो यही बात होती है, यदि के तरीके से अपन खान पान नहीं करता तो कब्ज हो जाते हैं ना, कब्जी जिसको अपन बोलते हैं, है ना। फिर है अगर आपने खान पान सही तरीके से नहीं किया, दस्त हो जाते हैं। खूब ज़्यादा मिर्ची खा लिया आपने, दस्त हो गए, या किलो आधा किलो आप घी पी गए तो दस्त हो जाते हैं। ऐसे ही बेचारे पशु में होता है, खूब सारा आपने हरा चारा डाल दिया तो वो एकदम पुचकारी फेंकेंगे फिर, है ना। खांसी, भाई ये शरीर के रख रखाव की है। अगर सर्दी है बिल्कुल ओढ़ोगे नहीं, आप पशु है तो पशुओं को आप अंदर नहीं बांधोगे तो उनके भी खांसी जुकाम हो ही जाती है। अपच मतलब पचता नहीं है, न्यूमीनिया, रतौंधी, विटामिन ए नहीं लोगे तो क्या होगी, रतौंधी होगी। जैसे अपने मानव में होता है वैसे पशु में होता है। इसमें क्या है, तो ये रखरखाव खराब जो रखरखाव होता है ना उसकी वजह से होने वाले रोग थे। एक है चयापचय रोग, ये है मिल्क फीवर और कीटोसिस, बहुत मोस्ट है ये एनसीईआरटी में जैसा दे रखा है मैंने केवल वैसा ही लिखा है, अपन इसको उपापचय रोग बोल देते हैं। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है चयापचय रोग है। तो मिल्क फीवर दे रखा है और कीटोसिस रोग है, ये कैसे होने वाले हैं, चयापचय रोग है। और लास्ट है जन्मजात रोग, मतलब फ्री मार्टिन, है ना। अरे ऐसे सोच लो, जन्मजात ही अपन फ्री में क्या खाते हैं, माटी में। हर बच्चे का जन्मजात अधिकार है फ्री में बचपन में माटी खाता है, तो बस जन्मजात आते ही फ्री खाना माटी, तो इसलिए क्या हो गया, फ्री मार्टिन रोग हो गया। चलो ये तो हमने रोग के कितने प्रकार देखे हैं, जो अपने 6 प्रकार थे उनकी चर्चा अपन ने की है। अब देखो हम आगे की बात करते हैं, पशु माता रोग है। तो देखो अब अपन देखेंगे एक रोग देखेंगे, पशु माता रोग। इसको ही हम कहते हैं पशु प्लेग रोग कहते हैं या रिंडरपेस्ट कहते हैं। तीनों में से कोई सा नाम भी आ सकता है। एक तो अपन ने क्या बोला, पशु माता या पशु प्लेग, और एक हमने बोला है रिंडरपेस्ट रोग है। तो ये अपन पशु माता रोग के बारे में पढ़ते हैं। ये वायरस जनित रोग है। तो सीधा सा प्रश्न आ जाएगा कि पशु माता रोग कैसा है, तो वायरस जनित रोग है। फिर है जुगाली करने वाले पशु में होता है, जैसे जुगाली करते हैं ना, गाय भैंस भेड़ बकरी ये करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा होता है गाय भैंस में। सबसे ज़्यादा ये रोग किस में होता है, तो गाय भैंस में रोग होता है। फिर है एक बार ग्रसित होने पर कई वर्षों बाद भी पशु इस रोग से पीड़ित हो सकता है। जैसे मानो किसी पशु में इस साल जो है ना 2024 में रोग हो गया, अब वो पशु ठीक भी हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है 2 साल बाद में भी वो रोग दोबारा अपना रूप धारण कर सकता है। ऐसा रोग होता है ये। सूखे के मौसम में ये अधिक होता है। जब सूखा का मौसम होता है, अर्थात जिस साल बारिश कम होती है उस साल क्या होता है, सूखे का रोग मतलब सूखा पड़ता है, तो उस सूखे के मौसम में ये पशु माता रोग जो होता है वो अधिक होता है। चलिए उसके बाद हम चर्चा करते हैं रोग कारक। देखिएगा रोग कारक,
तो रोग कारक है क्षनित वायरस। कौन सा वायरस? क्षनित वायरस। शरीर के बाहर 24 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता ये। मतलब इस वायरस की बात यह है कि शरीर के बाहर 24 घंटे से अधिक जीवित नहीं रहेगा, उससे अपन क्या कह रहे हैं? क्षनित वायरस। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो संपूर्ण आहार नाल इसमें प्रभावित होती है। अच्छा प्रश्न है कि पशु माता रोग में कौन सा अंग अधिक प्रभावित होगा? तो संपूर्ण आहार नाल। तापमान 104 से 160 डिग्री। देखो तापमान का एक तरीका मैं पहले बता देता हूँ, 104 से 107 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना 105 के आसपास। कोई भी पशु बीमार पड़ता है ना तो अक्सर उसकी बुखार जो आती है ना वो 105 डिग्री 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होती है। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो 105 के आसपास आ रहा है, 104 से 107 के बीच में। फिर है रोग के क्या लक्षण होंगे इसमें? तो पहले पशु गोबर सख्त एवं कठोर होगा। आप अगर पशु माता रोग हो गया है तो भैंस का गोबर या गाय का गोबर देखोगे तो पहले गोबर क्या होता है? एकदम सख्त होता है। फिर उसमें खून भी साथ में आता है। गोबर टाइट होगा, कठोर होगा, लेकिन साथ में खून भी होगा। फिर लेकिन बाद में पानी जैसा पतला धस्त होता है उसके, फिर बाद में पानी की तरह एकदम पुचकारी फेंकेगा ये। इस कारण इस रोग को पोकनी रोग कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है कि किस रोग को हम पोकनी रोग कहते हैं? तो पशु माता रोग को। क्यों? क्योंकि वो एकदम पुचकारी के रूप में फेंकता है ना, जो तलडा हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं, भयंकर रूप से होता है। मतलब आप उससे भले 10 फीट दूरी पर हो तो बच के रहना, इतना तेज फेंकता है, एकदम प्रेशर के साथ जाती है, फोकनी की तरह जाता है, पोकनी। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? पोकनी रोग भी कह रहे हैं। ये पूरा मैटर मैंने एनसीईआरटी पर आधारित लिया है, अनावश्यक मैटर नहीं लिया है। चलिएगा, रोगग्रस्त पशु 4 से 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर पशु माता रोग किसी जानवर में हो जाता है तो 4 से लेकर 7 दिन में पशु अक्सर मर जाता है। इस रोग में रिंडर पेस्ट का टीका 3 वर्ष में एक बार लगवाना चाहिए, वो भी जून के महीने में। भाई पशु माता रोग को अपन ने रिंडर पेस्ट रोग कहा था, तो इसलिए टीका भी किसका लगेगा? रिंडर पेस्ट का लगेगा। या अपन सीधी सी भाषा में, अपनी भाषा में बोले तो पशु माता रोग का लगेगा। और ये 3 साल में एक बार लगता है, और वो भी गर्मियों के महीने में, मतलब जून के महीने में। चलो जी, एक रोग अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड रोग की चर्चा अपन करेंगे, और वो है खुरपक्का मुंह पक्का रोग है। कौन सा रोग पढ़ रहे हो आप? खुरपक्का मुंह पक्का रोग। तो इसको हम कहते हैं एफएमडी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफएमडी रोग भी कहते हैं। और ये वायरस जनित है। तो सीधा सा प्रश्न हो जाएगा कि एफएमडी या खुरपक्का मुंह पक्का रोग कैसा है? तो वायरस जनित रोग है। इस रोग में सबसे पहले पैरों में छाले होते हैं, बाद में मुंह में। देखो नाम क्या है? खुरपक्का, तो पहले खुरू में होगा, खुर का मतलब पैर में होगा, फिर मुंह पक्का, बाद में क्या होगा? मुंह में होंगे, छाले हो जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, पहले पशु होता है उसके पाँव पे छाले पड़ते हैं, अब वो छाले पक जाते हैं, उसमें से राद निकलने लगती है, खून निकलने लगते हैं। पशु क्या करता है, उसमें खुजली टाइप में होता है तो पशु उसको चाटता है। वो चाटने से जो वायरस थे वो वायरस उसके मुंह में चले गए और मुंह में जाकर भी क्या उत्पन्न करेंगे? घाव उत्पन्न करेंगे। इसलिए मुंह भी उसका संक्रमित हो जाएगा, मुंह से लार वगैरह पड़ने लगेगी, चारा नहीं खाएगा, इस प्रकार की समस्या उसके हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले पैरों में, उसके बाद में मुंह में छाले होते हैं। बहुत शीघ्रता से फैलने वाला वायरस जनित है, बहुत तेज गति से फैलता है ये। और ये सभी जुगाली करने वाले पशु में होता है, मतलब 2 खुर वाले जो पशु है उनमें होता है। पर ये रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनमें होता है। वही अपन रोमंथी या जुगाली करने वाले जानवर कहते हैं, तो उनमें ये रोग क्या होता है? अधिक होता है। फिर देखिए, इस रोग में मृत्यु दर तो कम है, मृत्यु दर ज़्यादा नहीं है, लेकिन पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि पशु बीमार पड़ता है तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। अगर कोई दूध देने वाला पशु है तो दूध देना कम कर देता है, इसलिए आर्थिक नुकसान का सामना किसानों को या पशुपालकों को करना पड़ता है। चलिएगा, उसके बाद में है रोग कारक। रोग कारक कौन सा है इसका? तो ये रोग वायरस की 7 प्रजातियों के द्वारा होता है। कितनी प्रजातियों द्वारा? 7 प्रजातियों द्वारा। AOC सेट 1, सेट 2, सेट 3 और एशिया सेट 1 है। तो ये इसके रोग कारक है। लक्षण देखिए, रोगी पशु को 105 से
106, अभी मैंने क्या बोला था 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास क्या होगा, बुखार आएगा। तो इसमें भी आप देखिए 105 106 के आसपास क्या आ रही है, बुखार आ रही है। लार गिरने लगेगी, चिपचिपाहट की ध्वनि, भाई मुंह में छाले हो जाते हैं, अपने भी मुंह में छाले हो जाते हैं तो लार वार आने लगती है ना, और चिपचिपाहट की आवाज़ आने लगती है, इसके भी आता है भाई। पशु लंगड़ा कर चलेगा, भाई खुर पक्का मुंह पक्का, तो खुर में अगर प्रॉब्लम हो रही है, खुर में अगर घाव हो रहा है तो बेचारा तो लंगड़ा के चलेगा। अपने भी कोई छोटी सी फुंसी भी पाँव में हो जाती है तो अपन लंगड़ा के चलते हैं, तो पशु भी ऐसे लंगड़ा के चलता है। इसमें क्या है, इसका बचाव क्या करेंगे, FMD का टीका लगाओ भाई। किसका, FMD का टीका 1 साल में 2 बार लगता है। एक बार तब लगता है जब भयंकर गर्मी होती है अर्थात जून के महीने में, एक बार तब लगता है जब भयंकर सर्दी होती है अर्थात दिसंबर के महीने में जो है वो क्या लगता है इनका, FMD का टीका। अब आ जाओ जहरवाद रोग पढ़ेंगे अपन। कौन सा रोग पढ़ेंगे, जहरवाद। देखो आपको मैं एक बैच की जानकारी दे दूं, लेकिन ये बैच केवल ऑफलाइन है, ऑनलाइन बैच नहीं है ये, और वो है हमारा 21 दिन का एक विशेष बैच है। और 21 दिन का जो मैटर है हम इस प्रकार से ले रहे हैं कि हमारे द्वारा जो तैयार गए नोट्स हैं उनमें से 90% से भी अधिक जो प्रश्न हैं पढ़ने की संभावना रहती है। अभी CET वगैरह की एग्ज़ामें लगी है, स्टोनो की लगी है, हमारे पास जो नोट्स है उनमें से सारे आए हैं। ऐसा नोट्स, ऐसा संग्रह तैयार किया है कि उसमें से जो GK वाले और मैथ वाले जो प्रश्न हैं वो सारे इसमें से पढ़े हैं, साइंस के उसमें से पढ़े हैं। तो हमने 21 दिन का एक बैच शुरू किया है, सुपर बैच पशु परिचर का हमने शुरू करने जा रहे हैं। और ये बैच 16 अक्टूबर से है, 16 अक्टूबर से इस बैच को हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें विद्यार्थियों को किसी प्रकार का मैटर घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्लासरूम में पूरा मैटर याद करवाया जाएगा। हमारा कोई भी जो ऑफलाइन का मैटर होता है किसी प्रकार से वायरल नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बढ़िया मैटर है कि बाहर चला जाए तो दूसरी कोचिंग वाले के पास चला जाएगा, दूसरे विद्यार्थियों के पास, तो वो केवल ऑफलाइन वाले बैच वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए उपलब्ध है। यदि आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो, 9887314281। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो, 9887314281। तो 4281 पर आप संपर्क कीजिए। तो 9887314281 पर आप क्या करना, संपर्क कर लेना। ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरा मैटर NCERT पर आधारित और बड़ा शानदार मैटर तैयार किया गया है। चलिएगा, अब है जहरवाद, मतलब ब्लैक क्वार्टर है। अरे ब्लैक क्वार्टर लोग पिए ना, क्वार्टर जानते हो ना, पिंटिया, वो पीते हैं तो वो क्या है, जहरी है, तो इसलिए क्या कहेंगे, इसको जहरवाद कहेंगे। अन्य नाम है लंगड़ा बुखार। अरे दारू पीता है, ब्लैक क्वार्टर पीता है तो लंगड़ा कर ही चलेगा, तो लंगड़ा बुखार है। फिर है फड़ सूजन, इसमें फड़ सूजन भी कहते हैं और चुरचुरिया रोग भी कहते हैं। नोट कुरकुरिया चुरचुरिया रोग कहते हैं, क्योंकि इसमें पशु के क्या होता है, शरीर पर सूजन आ जाती है और जब हमको उस पर प्रेशर डालते हैं तो चुरचुर की आवाज़ आती है, इसलिए हम इस रोग को क्या कहते हैं, चुरचुरिया रोग कहते हैं। चलिए, गाय भैंस में अधिक होता है, वैसे तो भेड़ बकरी में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लैक क्वार्टर किस में होता है, तो गाय भैंस में होता है, या जहरवाद किस में होता है, तो गाय भैंस में होता है। छोटी उम्र में, मतलब 4 माह से 3 वर्ष की उम्र में ब्लैक क्वार्टर का रोग या जहरवाद का रोग अधिक होता है और सामान्यतः वर्षा ऋतु में ये रोग अधिक होता है। फिर है, इस रोग में शरीर के मांसल भाग, विशेष रूप से कंधे व पुट्ठे पर गैस भरी सूजन आ जाती है, जिससे पशु लंगड़ा कर चलने लगता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो मांसल वाला भाग है, जहाँ मांस ज़्यादा होता है वहाँ क्या होता है, सूजन आ जाती है उसमें, है ना, और पशु लंगड़ा करके चलने लगता है। अब है इसमें रोग कारक कौन सा है, तो रोग कारक देखिए, तो एक है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई है।
क्या है, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई है, वो इसमें रोग कारक है। इसके अलावा रोग के लक्षण हैं बुखार। अरे बुखार मैंने पहले बोल दी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होती है, तो 104 से 106 दे रहा है, बीच में 105 आ ही रहा है, तो आसानी से याद रह जाएगा। एक है मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जो पहले गर्म व दर्द वाली होती है, बाद में सूजन ठंडी व पीड़ा रहित होती है। मतलब पहले पीड़ा वाली होती है और बाद में पीड़ा वाली नहीं होती है। फिर है रोगी लंगड़ा करके चलता है। इसमें रोगी क्या होता है, लंगड़ा करके चलेगा। भाई साहब सूजन आ रही है, लंगड़ाएगा और करेगा क्या। फिर आ जाइए, सूजन वाले पुट्ठे को दबाने पर चुर-चुर की आवाज आती है, तभी तो अपन ने इसको चुरचुरिया रोग कहा था। दबा के देख लेना कैसी आवाज आएगी, चुर-चुर की आवाज आएगी। चलिएगा, अगला हमारा रोग पढ़ रहे हैं, एंथ्रेक्स रोग पढ़ रहे हैं। कौन सा रोग है, एंथ्रेक्स रोग है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोग है जी। इसको जहरी बुखार भी कहते हैं। एंथ्रेक्स को क्या कहते हैं, जहरी बुखार, और इसको तिल्ली रोग भी कहते हैं। तो एंथ्रेक्स के दो नाम हो गए, एक तो हो गया जहरी बुखार, एक तिल्ली रोग हो गया। फिर है एक लंबे क्षेत्र में फैलने वाला रोग है। मतलब एंथ्रेक्स की जो बीमारी आती है पशु में, तो ये ज़्यादा एरिया में फैलने वाला रोग होता है। ये संक्रमित मनुष्य द्वारा भी पशु में फैल सकता है। मतलब अपन आगे इसमें पढ़ेंगे, एक जेनेटिक रोग होता है। जेनेटिक रोग का मतलब ये है कि मानव से जानवर और जानवर से मानव में ये जा सकता है, ऐसा रोग है। तो रोग का कारक देखो, तो बेसिलस एंथ्रोसिस। भाई एंथ्रेक्स इसका नाम है, तो इसमें क्या शब्द आ रहा है, एंथ्रेसिस आ रहा है, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, देख करके आप आसानी से पहचान लोगे। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है, क्योंकि एंथ्रेक्सिस रोग होता है वो कैसा होता है, जीवाणु जनित है। फिर है ये एक जेनेटिक बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में व मनुष्य से पशु में, अभी मैंने बताया ही था, तो ऐसा ये फैलता रहता है। इसको मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो एंथ्रेक्स रोग को ही हम क्या कहते हैं, मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रभावित अंग कौन सा होता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। रक्त पलीहा और समस्त बाहरी ऊतक जो हैं इस रोग में, मतलब एंथ्रेक्स रोग में क्या होता है कि रक्त पलीहा भी प्रभावित होता है और समस्त बाहरी ऊतक भी इस रोग में प्रभावित होते हैं। इस रोग में क्या होता है, मुंह नाक गुदा से झागदार खून निकलता रहता है और गर्भित पशु का गर्भपात भी हो जाता है। यदि पशु गर्भवती है, जैसे भैंस गाय गर्भवती है, सांड और पाडा तो गर्भवती होने से रहा, तो उनका गर्भपात हो जाएगा। तापमान वही 105 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, मतलब 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है। बीमार भेड़ों के पैर फूले हुए, सांस लेने में तकलीफ होती है, जमीन पर आड़ी पड़ी हुई, किटकिट की आवाज़। भाई इसके बुखार चढ़ रही तो दांत इसके क्या करते हैं, किट 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 करते हैं, तो किट किट की आवाज़ आती है। अच्छा, बचाव चाहते हो तो एंथ्रेक्स स्पॉर वैक्सीन लगाइए जून के महीने में। अक्सर जून या दिसंबर में ही वैक्सीन लगते हैं ज़्यादातर, तो जून के महीने में है। अगला रोग हम पढ़ रहे हैं, गलघूट रोग है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, एचएस रोग भी कह रहे हैं। तो गलघूट मैंने बताया था कैसा रोग होता है, जीवाणु जनित। स्टार्टिंग में कहानी बताई थी ना, तो जीवाणु जनित रोग था। बाहरे इसमें मृत्यु दर देखो 80 से 90% पशु की संभावना है कि पशु मरी जाएगा। तो 80 से 90% जो है इसमें पशुओं की मृत्यु होती है। बरसात के मौसम में अधिक होता है ये रोग। ज़्यादातर जो रोग होते हैं वो बरसात ऋतु या बरसात ऋतु के बाद ही डेवलप होते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद भी गलघूट रोग होने की संभावना होती है, इस कारण इसको शिपिंग फीवर रोग कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, किस रोग को हम शिपिंग फीवर रोग कहते हैं, तो गलघूट रोग को ही हम क्या कहते हैं, शिपिंग फीवर रोग कहते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि लंबी दूरी तय कर लिया, हालांकि लंबी दूरी तय करने के बाद में सांस लेने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पूरी मांसपेशियां उसकी खुल जाती है, लेकिन फिर भी गलघूट रोग हो रहा है, इसलिए इसको शिपिंग फीवर रोग भी कहते हैं। फिर आ जाइए, जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जहर पैदा करते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और
जहर पैदा करते हैं, जिसके कारण सारे शरीर में टोर्मिया हो जाता है। क्या हो जाता है? टोर्मिया। और ये टोर्मिया के कारण ही यहाँ इस रोग में पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर देखिए रोग कारक, अलग अलग जानवर में अलग अलग रोग कारक हैं। जैसे पास्चुरेला बोविसेप्टी का रोग होता है, गायों में होता है। कौन सा है? तो एक है पास्चुरेला बोविसेप्टी का गाय में होता है, जबकि पास्चुरेला बुबेली सेप्टी का रोग होता है तो वो भैंस में होता है। जबकि पास्चुरेला ओविस, ओविस कर दो भेड़ बकरी को, तुम क्या कर दो? विष कर दो। विष किसको किया? ओविस कर दे। किसको ओविस कर दे? भेड़ बकरी को ओविस कर दे। चलो जी, बोबिली, बोबिली भैंस की, बोबिली भैंस की। और जो बोविसेप्टी का था वो किस में है? रोग कारक है, तो गाय में है जी। चलिएगा अब चलते हैं, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? भाई नाम गलघूंट है तो इसमें जो प्रभावित होता है पूरी श्वसन नाल ही प्रभावित होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। श्वसन नाल प्रभावित होता है, गले में सूजन आ जाती है जिससे पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है और घर घर की आवाज़ आती है। भाई श्वास नहीं आएगा तो घर घर की आवाज़ आएगी और किसकी आएगी? तापमान मैंने पहले कह रखा है, ज़्यादातर पशु बीमार हैं तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। तो 105 डिग्री से लेकर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है। और देखिए इसमें क्या है, तो इसमें होता है कि एक दिन के बुखार से पशु की मृत्यु हो जाती है। अगर इसमें यह होता है कि आपने शाम को पशु को एकदम स्वस्थ छोड़ा था, सुबह उठ के देखा तो पशु मरा हुआ मिलता है, अपन सोचते हैं। और इसमें एक बात और होती है कि मुंह से झाग वगैरह हैं वो भी आते हैं, तो अपन क्या सोचते हैं, यार ऐसा रात को कोई जहर तो नहीं दे गया मेरे पशु को, कैसे मर गया अचानक? और देखो झाग भी आए हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना इस रोग में ऐसा ही होता है, तो मत किसी पर आरोप लगा देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है। श्वास नहीं आता तो वैसे ही मर जाता है वो। गले के नीचे व अगले पैरों के बीच में गर्म व कठोर सूजन आती है। आंखें लाल और सूजी हुई होती है। नाक और मुंह से स्त्राव निकलता रहता है। और टीका लगाओ HS का, मतलब गलघूंट का टीका लगाओ, मई जून में लगाओ, गर्मियों में टीका लगा लो। चलिएगा उसके बाद में चलते हैं थनैला रोग। तो आपको पता है, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, थनैला रोग कैसा होता है? जीवाणु जनित रोग होता है। कैसा रोग है? जीवाणु जनित अर्थात बैक्टीरिया वाला रोग है। ये एक संक्रामक रोग होता है और गादी या अयन कठोर व पीड़ादायक हो जाता है। जो पशु हैं उसके जो थन होते हैं, गादी जिसको अपन बोलते हैं, वो कठोर हो जाते हैं। कुल मिलाकर थनैला यानी थन होता है। तो ये रोग किस में होता है? थन में होता है। मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से दूध के माध्यम से क्षय रोग, ब्रुसेलोसिस मतलब गर्भपात आदि जैसे रोग मनुष्य में फैलने की संभावना है। यदि किसी पशु के थनैला रोग हो जाए तो दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आपके TB हो जाए या हो सकता है आपका गर्भपात हो जाए। आपका मतलब महिलाओं का होगा, कहीं कोई लड़का पढ़ रहा है और वो सोचे कि मेरा गर्भपात कैसा होगा, है ना। तो एक रोग होता है ब्रुसेलोसिस होता है जिसमें मानव का गर्भपात हो जाता है, अर्थात औरतों का गर्भपात हो जाएगा, है ना। लड़के पी सकते हैं, उनका कोई गर्भपात नहीं होगा, लेकिन उनमें क्या हो जाएगा? TB रोग जरूर हो जाएगा। इसलिए बच के रहना रे बाबा, मत पीना बिल्कुल भी। चलिएगा फिर है रोग कारक। देखिए रोग कारक ये ये मुख्य रूप से जीवाणु जनित रोग है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि थनैला जीवाणु जनित रोग है। ये रोग देसी नस्ल की गायों की अपेक्षा जो विदेशी नस्ल या संकर नस्ल जो गायें होती है, संकर गायें होती है, तो संकर नस्ल की गायें होती है उनमें थनैला रोग अधिक होता है। अपनी देसी वाली जो गायें होती है उनमें बहुत कम होता है। गाय भैंस में अधिकतर स्ट्रेप्टोकोकाई एंग्लोक्सिया जीवाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैल रहा है गाय भैंस में? तो ये फैल रहा है स्ट्रेप्टोकोकाई एंग्लोक्सिया जो है उसके कारण। और अंग प्रभावित होते हैं थन या अयन अर्थात गादी प्रभावित होती है। चलिएगा फिर है
इस रोग में दूध आना कम हो जाता है, दूध के रंग में परिवर्तन आ जाता है और पहले हल्का पीला होता है, फिर दूध धीरे धीरे लाल हो जाता है। तो अगर आपकी भैंस का या गाय का दूध लाल रंग का आ रहा है या हल्का पीला आ रहा है तो उसको पीना नहीं चाहिए। तो फिर क्या कर देना चाहिए? डेयरी में दे देना चाहिए? नहीं, डेयरी में भी नहीं देना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आप डेयरी में दे के आ जाते हैं, सोचते हो अपन थोड़ी पी रहे हैं, लेकिन वो घूम फिर करके अपने पास ही आता है। चलो जी, अगला रोग है टिक फीवर रोग है। कौन सा रोग पढ़ रहे हैं अपन? टिक फीवर रोग पढ़ रहे हैं। तो देखो, रोग कारक रक्त परजीवी बोफिलस माइक्रो प्लस रोग परजीवी है। तो इसमें एक मतलब टिक फीवर कैसा रोग है? तो टिक फीवर एक परजीवी वाला रोग है। किसके कारण होता है? तो बोवोफिलस माइक्रोप्लस के कारण होता है। बस इतना सा याद रखना है इसमें टिक फीवर में, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, जू चींचड़े टाइप के होते हैं ना, उनसे हो जाता है ये। अगला है दूध ज्वार मिल्क फीवर, या इसी को बोलते हैं हाइपोक्लेसमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लेसमिया भी बोलते हैं इसको। फिर है ये एक चयापचयी रोग है, अर्थात उपापचयी रोग है, अर्थात मेटाबॉलिक रोग होता है। एनसीईआरटी में दे रखा है ना, ये सब दे रखा है। ये तो मैंने याद करवाने के लिए मन से लिखा है, ये 2 लाइन मन से लिखी है और कुछ नहीं लिखा हमने। चलो, गाय भैंस में अधिक होता है जो दूध ज्वार होता है। किसमें होता है? गाय भैंस में और पशुओं के शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है। बहुत मोस्ट है कि दूध ज्वार रोग हो रहा है या मिल्क फीवर हो रहा है तो उसमें किसकी कमी हो रही है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। शरीर में रक्तचाप की भी काफी कमी होती है, जो बीपी हो जाती है इस रोग में। पशु की बीपी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलिएगा, उसके बाद है पराये दूध ज्वार अधिक दूध देने वाले संकर गाय में अधिक होता है। तो दूध देने वाली संकर गायें ज़्यादा दूध देती है, 40-40 लीटर दूध देती है, तो उन गायों में अक्सर ही देखने को मिलता है। ये रोग अधिकतर ब्याने के 5 से 7 दिन में, जो भैंस गाय ब्याती है उसके 5 से 7 दिन में रोग अधिक होता है। सामान्य रूप से गाय भैंस में के सीरम में कैल्शियम का जो अनुपात होता है वो होता है 9 से 11 mg पर 100 ml होता है। मतलब सामान्य गाय का दूध होता है या सामान्य सीरम जो होता है उसमें शरीर में जो कैल्शियम होता है उसमें 9 से 11 mg प्रति 100 ml होता है। इस रोग में ये घट करके 7% ही हो जाता है। कितना हो जाता है? 7% ही हो जाता है। फिर देखो, ब्याने के बाद काफी मात्रा में कैल्शियम खीस मतलब कोलेस्ट्रॉल के साथ बाहर आ जाता है, जिससे खीस से रक्त 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। देखो, ब्याने के बाद कैल्शियम खीस के रूप में बाहर आ जाता है और खीस में अपने जो खून है, रक्त है, उसके मुकाबले 12 से 13% जो होता है वो कैल्शियम अधिक होता है। फिर इसमें लक्षण है तो शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा कम हो जाता है। पशु हाथ लगाने पर ठंडा महसूस होता है। आप हाथ लगा के देखो तो पशु क्या मिलेगा आपको? ठंडा मिलेगा। चलिएगा, बचाव है प्रतिदिन आप क्या करो, 50 से 60 ग्राम खनिज लवण खिलाओ, इससे आप के पशु में रोग नहीं होगा। चलिएगा, आप थोड़े से और बचे हैं, टेंशन मत लो, पूरा होने वाला है चैप्टर। आपका रोग जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा रोग। तो फड़किया रोग देखो, फड़किया ये अधिकतर रोमन्थी पशु में होता है, अर्थात जो जुगाली करने वाले जानवर है उनमें होता है। ये रोग प्राय भेड़ बकरियों में ज़्यादा होता है। ये रोग किन में होता है? तो भेड़ बकरियों में होता है। ये जीवाणु जनित है और जो पशु की आंतों में पहुंचकर क्या उत्पन्न करता है? जहर उत्पन्न करता है। फिर है रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम परफिनेंस नामक जीवाणु से होता है और जीवाणु की मुख्य प्रजातियां A, B, C, D, E है, जिनमें से सबसे जो खतरनाक वाली है वो D प्रजाति होती है। कौन सी प्रजाति सबसे खतरनाक? तो D सबसे खतरनाक। फिर आ जाइए, प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो इस रोग में जो प्रभावित
अंग है वो आंत प्रभावित होती है। इसमें पशु के क्या लक्षण होते हैं, तो पशुओं के आफरा आ जाता है, पेट दर्द के कारण पशु के दांत किट 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 करने लग जाते हैं और मृत्यु तुरंत हो जाती है। इसमें ज़्यादा समय तक बचता नहीं है। अगर आप बचाव चाहते हो तो ETV का टीका लगवा लो। कौन सा टीका लगवाओगे? ETV का टीका। चलिए, सर्रा रोग, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना ऊंट में होता है। सर्रा रोग वैसे किस में होता है? ऊंट में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखो रोग कारक है, बहुत मोस्ट है रोग कारक इसका, ट्रिपेनोसोमा इवेनेसियाई नामक प्रोटोजोआ से होता है। मतलब ये कैसा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। ये एक प्रकार का परजीवी है जो मक्खियों द्वारा फैलता है। ये किससे फैलता है? मक्खियों द्वारा। तो मक्खियाँ इस रोग की क्या होती है? वाहक होती है। चलिए, अब है आपकी खाज खुजली। देखो ये इसमें क्या होता है? छुआछूत या मतलब चर्म रोग टाइप का होता है ये, ठीक है। छूतदार चर्म रोग है, अर्थात ये फैलने वाला रोग है। ये माइटस नामक परजीवी से उत्पन्न होता है। किससे? माइटस परजीवी होता है, उससे होता है ये खाज खुजली वाला। ये 4 प्रकार के कीटाणु द्वारा फैलता है। कितने प्रकार के कीटाणु से फैल रहा है? तो 4 प्रकार के कीटाणु से फैल रहा है। देखिए 4 प्रकार के कीटाणु कौन से हैं? तो एक तो है सॉरपिटियस कम्युनिस रोग है, एक है कोरियोपिटिस सिम्बोइटिस, एक है डेमोडेक्स फेलिक्यूलोरम और एक है सार्कोप्टिस स्केबी रोग है। इनकी वजह से ये फैलता है। चलो आगे है गाय भैंस के 3 माह से छोटे बछड़े के टीका नहीं लगाना चाहिए। अगर गाय भैंस का बच्चा है 3 महीने से छोटा है तो टीका मत लगवा देना। अगर भेड़ बकरी का है तो 2 महीने से कम उम्र के भेड़ बकरी के बच्चे को टीका नहीं लगवाना। और लास्ट लाइन लिख लो कि टीके अक्सर है वो कब लगानी चाहिए? तो या तो मई जून में टीके लगवाने चाहिए, नहीं तो आपके नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उसमें क्या लगानी चाहिए? पशुओं के नवंबर दिसंबर में क्या लगवाना चाहिए? टीका लगवाना चाहिए। इसके साथ आपका रोग वाला चैप्टर खत्म होता है। यदि हमारा आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।